हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिंट द राइट गाइडेंस। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल का ए टू जेड हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको कोई अंदाजा नहीं है कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है और ये एग्जाम कैसे लिखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे आज। So we're going to cover a lot of things today, like the educational qualifications, what is the pattern of the exam, how many tiers are they going to be there, what is the eligibility, what are the documents that you require, how to approach this exam. All of this is going to be covered in this video. So before we get to this video, don't forget to subscribe and like this video. So let's start the video. पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें से एक है सीएचएसएल और इसमें भी आपको मल्टीपल पोस्ट मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर। पर्पस क्या है, ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है। इसकी ग्रुप सी पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑफिसेज, इंडियन गवर्नमेंट के इन मिनिस्ट्री ऑफिसेज डिपार्टमेंट में जो ग्रुप सी लेवल है उधर उस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये साल में एक बारी नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है। राइट, इसके ऑडियंस मतलब एप्लीकेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 12th, यानी कि आप 12वीं पास हो गए तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और जॉब का नेचर क्या है, ये क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रोल्स आपको ऐसे ये एग्जाम लिखने पर आपको एलोकेट किया जाएगा। ऐसी वैकेंसीज खुलेगी ग्रुप सी में, कैसे क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रोल्स आपको मिले जाएंगे। ग्रोथ क्या है, क्लियर प्रमोशन पाथ थ्रू डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, यानी कि आपका एक बार अगर सिलेक्शन हो गया, एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो आप उस डिपार्टमेंट में भी आपका प्रमोशन हो सकता है। आपको एग्जाम्स लिख के तो आपका ग्रोथ वहाँ रुक नहीं जाएगा, आप यू कैन कीप ग्रोइंग क्लाइंबिंग एंड आपको अपना प्रमोशन पाथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट द की प्रोफाइल्स एंड पोस्ट जो आपको मिल सकते हैं अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो द इंपॉर्टेंट पोस्ट आर एलडीसी दैट इज लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए दैट इज जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डीईओ दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। और आपका वर्क प्रोफाइल जो आपको काम करना पड़ेगा वो क्या होगा, हैंडलिंग फाइल्स, डेटा एंट्री एंड ऑल्सो यू हैव टू डू सम रूटीन ऑफिस टास्क। एंड जो आपको डिपार्टमेंट्स में काम करने को मिलेगा वो कौन से होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीबीआई, कस्टम्स, सीएजी दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो यहाँ और इन ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स यू कैन गेट टू वर्क एंड द पे स्केल इज जनरली गोइंग टू वेरी बाय पोस्ट। पर आपको जनरली क्या एक्सपेक्ट करना होगा, पे लेवल 2 दैट इज लो पे लेवल टू अबाउट पे लेवल 4 मॉडरेट पे लेवल तक आपको मिल सकता है। एंड द कैडर इज गोइंग टू बी बोथ ऑल इंडिया लेवल एंड ऑल्सो यू कैन हैव पोस्टिंग्स दैट आर मिनिस्ट्री स्पेसिफिक एज वेल। ओके, तो अब हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। नेशनैलिटी आपकी ऑब्वियसली आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा और यही नहीं, नेपाल और भूटान के सिटीजन्स भी अप्लाई कर सकते हैं सीएचएसएल एग्जाम के लिए। एज लिमिट है आपका मिनिमम 18 साल, यानी कि 18 साल से लेके 27 साल मैक्सिमम। और ये किस कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 18 to 27 ईयर्स एज तक आप ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेफरेंस डेट क्या है, एज इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज ऑफ January 1st। आप जिस साल एग्जाम हो रहा है उस साल के January 1st में आपका क्या एज है वही आपका एज माना जाता है। और ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर आप 27 साल के हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो +3 ईयर्स यानी कि 30 ईयर्स तक आप लिख सकते हैं एग्जाम। एसटी और एससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। PWBD रिलैक्सेशन 10 से 15 साल 10 to 15 ईयर्स तक मिलता है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। एंड एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलता है इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से। राइट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक एट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो है कि आपको 12th पास करना होगा और you can have an equivalent exam that is something equal to 12th pass as well, as long as it's from a recognized university. So any education qualification that you possess has to be from a recognized university, and we have to ensure that the candidates must possess the certificate, that is the passing certificate, 12th certificate or equivalent exam passing certificate before you
have the closing date of the application. So application के closing date से पहले आपको ये certificate हाथ में होना चाहिए. And for document proof, for verification, what you need is your mark sheets and also your provisional certificates. And plus open school के degrees भी acceptable होंगे as long as they are from a recognized university or recognized school. And again, waitlisted candidates, as in those appearing for the exam, can apply. Those who are applying, appearing for their 12th exams can also apply. However, they have to ensure that they meet the cutoff date for the results of the exam as well. करेक्ट. ठीक है, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं. इसमें दो टाइप के एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2. टीयर 1 जो एग्जाम है आपका, वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs होगा. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मतलब आपको एक सेंटर मिलेगा, वहां जाके आपको लिखना पड़ेगा कंप्यूटर पे. टीयर 2 है, ऑब्जेक्टिव MCQs तो होंगे ही, उसके साथ आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी आएगा. ठीक है. और क्या है, टीयर 1 जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग गेट जैसे एक्ट करते हैं, यानी कि अगर आप टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तभी आप टीयर 2 एग्जाम लिख सकते हैं. तो ये मत सोचना कि सिर्फ टीयर 2 अच्छे से पढ़ के जाएंगे, दोनों के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीयर 1 पास होंगे तो ही टीयर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है. और मेरिट लिस्ट क्या होगा कि फाइनल सिलेक्शन जो है, लास्ट में आपका जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पे आएगा. तो टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है और टीयर 2 आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कि आपको वो एग्जाम पास हुआ है या आपने नहीं किया. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, कंडक्टेड बाय, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये आपका डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा. जिस भी डिपार्टमेंट में आपने वैकेंसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो आफ्टर द रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. और मेडिकल एग्जाम्स की बात किया जाए तो मेडिकल एग्जाम्स आपके कुछ डिपार्टमेंट्स में होगा, जैसे कि CBI वगैरह में मेडिकल एग्जाम्स और फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट किया जाएगा. और as for the normalization, if you have different phases for a certain exam, then all the scores will be normalized so that you are ensured fair treatment in the exam. राइट. And after that we're going to look at the tier 1 exam pattern, जो आपको computer based होगा, online computer based, जो आपको एक सेंटर में जाके देना पड़ेगा. 4 different sections होंगे, 25 questions each section, and the total is going to be about 100 questions, and each question is going to have 2 marks. So the total marks that you're going to get is 200, and the duration that you will get for this is 60 minutes, that is 1 hour. And if you are writing with a scribe, then you will get 80 minutes for the total for the exam. But you must ensure that you will get 0.5 negative mark for every wrong answer, so that is something that you have to ensure. And the language जो आपको एग्जाम लिखने को मिलेगा वो हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट जो इंग्लिश सेक्शन होगा वो that is going to be available only in English. ठीक है. अब हम टीयर 1 का सिलेबस देखेंगे. जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. एनालॉजीज में सिमेंटिक, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजीज आएगा आपका. सो ये सिलेबस बता रहे हैं क्या आएगा. फिर सीरीज यानी कि नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज एंड सिमेटिक सीरीज आएंगे आपके. विजुअल लॉजिक में क्या होगा, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग एंड पंच्ड होल्स. कोडिंग डिकोडिंग भी आ रहा है आपका. अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड लेटर शिफ्ट्स. ठीक है. सोशल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टीयर 1 सिलेबस का, फर्स्ट पेपर के सिलेबस का. क्लासिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफाइंग द ऑड वन आउट इन द फिगर्स और नंबर्स. और स्पेस ओरिएंटेशन यानी कि सिंबॉलिक ऑपरेशंस एंड स्पेस विजुअलाइजेशन. सो ये है आपका टीयर 1 का जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस. राइट. ठीक है. Then we have to look at the general awareness syllabus. Again, for tier 1, general awareness is a section where you have to cover current affairs, both national and international current affairs of the last 6 to 12 months. There's going to be history, which is going to focus on the Indian freedom struggle and also ancient history. And then, yes, so we were discussing the general awareness syllabus. So the current affairs that are going to be for national and international events. And just a second. Yeah. ठीक है. Okay, so the current affairs and then history for focusing, which focuses on Indian freedom struggle and ancient history. Geography, which is going to focus on physical, social, economic geography of India and the world. Culture, which is going to include things like Indian art, festivals, dance forms, and also Indian general policy as well, which is going to include things like the Indian Constitution, scientific research, etc. And economics, which is going to cover the basic macro,
and microeconomics of India. And also you have to ensure that you have basic understanding of science of 10th grade level of physics, chemistry and biology as well. ठीक है, अब हम टीयर 1 का सिलेबस देखेंगे फिर से। सो आपका आ गया जनरल इंटेलिजेंस, फिर जनरल नॉलेज अवेयरनेस, एंड अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि टीयर 1 फर्स्ट पेपर में ही इतने सारे आपके सेक्शन आएंगे। सो ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें आपका आएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या आएगा? कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन। सो बेसिक मैथ्स तो आपको आनी ही चाहिए। फंडामेंटल अरिथमेटिक आएगा जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस आएगा। अलजेब्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक आइडेंटिटीज एंड एलिमेंट्री सर्च आएंगे इसमें। ज्योमेट्री में क्या आएगा? फेमिलियरिटी विथ एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स, यानी कि बेसिक ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए इसके लिए। फिर आपको मेंसुरेशन आएगा, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया वगैरह निकालने का, राइट प्रिज्म, सर्कल्स का। ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट, डिस्टेंस, ये सब आपको आना चाहिए। सो स्टैटिस्टिकल चार्ट्स में आएगा हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स एंड बार पाई चार्ट। सो आपका मैथ्स में हर पोर्शन को ये लोग टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आपको मैथ्स में थरो होना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पास करने के लिए। ऑल राइट। And the next section that you have to tackle is a very important but easy section, which is the English language section, where you'll have to look at things like grammar, which is spotting errors, fill in the blank, sentence improvement, और आपको vocabulary भी देखनी होगी जिसमें synonyms होंगे, antonyms होंगे, homonyms होंगे, and then you have to look at spelling, which is basically detecting misspelled words or correct spellings. And you have to look at idioms and phrases, basically common English expressions, one word substitutions where you have to replace a word with another, with a single descriptive word, replacing a phrase with a word, and then voice or narration like active voice, passive voice, direct, indirect speech, etc. And then comprehension as well, which is regarding closed passage and reading comprehension passages as well. Okay. टीयर 2 एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा? सेक्शन 1 में, सो टीयर 2 तो फर्स्ट में हमने देख लिया इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आता है आपका। टीयर 2 एग्जाम, यानी कि अगर टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप सीधा टीयर 2 पे जाएंगे। उसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा? मॉड्यूल 1 में आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉड्यूल 2 में आपका होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, वो भी अगेन 30 क्वेश्चंस। वेटेज है 3 मार्क, एक क्वेश्चन के 3 मार्क, ठीक है। और टाइम कितना है? 1 घंटे का टाइम अलॉट होता है सेक्शन 1 के लिए, और नेगेटिव मार्किंग होता है 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो 3 मार्क के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा आपका अगर आपने आंसर गलत किया तो। और ये सेक्शंस आपके टेक्निकल और एनालिटिकल रैंक को डिफाइन करते हैं। और डिफिकल्टी कैसा है? हायर कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू टीयर 1, यानी कि टीयर 1 एग्जाम जो आपका फर्स्ट एग्जाम है उससे ज़्यादा टफ निकलता है टीयर 2 एग्जाम। And then for section 2, so that was section 1 of tier 2 exam. For section 2 of tier 2 exam, you have English language and comprehension, which is 40 questions, so the weightage is higher. Then general awareness for 20 questions, so the total weightage will be 60 total questions of 3 marks each, which is going to be 180 marks, and you will get 1 hour that is allotted for this section as well. And you have to know that there is a strong emphasis on what? English proficiency, which is given the highest weightage. And so generally when we look at it, the GA scope, the general awareness scope, it is similar to tier 1 but requires more in-depth knowledge. So general awareness is going to be a little more in-depth in tier 2 as well. So the combined goal is to ensure that the section 1 and section 2 of the tier 2 exam, you will have enough score to qualify into the final list as well. ठीक है, अब टीयर 2 का एग्जाम सेक्शन है ये सेशन 3। तो हमने 1, 2 देख लिया, अब हम थर्ड सेक्शन के बारे में देखेंगे जो कंप्यूटर्स पे है, राइट। सो मॉड्यूल आपका है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। इसमें आपके 15 क्वेश्चंस है 45 मार्क का, ठीक है। तो नेचर क्या है? क्वालिफाइंग ओनली, मार्क्स नॉट एडेड टू फाइनल मेरिट। तो ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना काफ़ी है, इसके मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा। सिलेबस क्या है? बेसिक्स ऑफ सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड नेटवर्किंग है आपका सिलेबस में आता है। सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, ईमेल एंड साइबर सिक्योरिटी। और आपका कट ऑफ क्या होगा? यू मस्ट पास दिस मॉड्यूल टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट, यानी कि आपको ये मॉड्यूल पास करना एकदम जरूरी है। बेशक ये आपके मार्क्स में ये ऐड नहीं हो रहा है, तब भी आपको पास करना जरूरी है ताकि आपको कोई भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ओके
So for tier 2, there is also a skill test and a typing test that are going to be there. It is a qualifying module, but it is mandatory for all candidates. So the skill test, DEO, that is data entry operator, requires a data entry speed of 8,000 key depressions per hour. So that is the key speed that you have to aim for. That is to be DEO and CAG, that is Controller and Auditor General, you need a higher speed. So not 8,000, but you need 15,000 key depressions per hour that is required. Typing test is going to be there for LDC or JSA. Choice of Hindi or English medium can be also given. English speed is about 35 words per minute. Hindi speed is about 30 words per minute. So the duration is going to be about 10 to 15 minutes that you have to give this, depending on the exam that you're applying, depending on the post that you're applying to. ऑलराइट, अब आपके सैलरी और बेनिफिट्स देख लेते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा। लेवल 2 पोस्ट यानी कि LDC और JSA पोस्ट के लिए आपको बेसिक पे होगा आपका 19,900 से लेके 63,200 तक। लेवल 4 पोस्ट में यानी कि DEO का बेसिक सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 तक। फिर ग्रॉस सैलरी क्या है, जिसमें आपका HRA, DA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ऐड होता है। और HRA आपका डिपेंड करता है ऑन सिटी, जिस सिटी में है आप Y कैटेगरी, XYZ कैटेगरी जो सिटीज़ आते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका HRA। और पर्क्स क्या है, CGHS मेडिकल या LTC यानी कि ट्रैवल और पेंशन के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और इंक्रीमेंट एनुअली आपका 3% का इंक्रीमेंट होता है बेसिक पे पे, ठीक है। और बोनसेस तो मिलते ही हैं, फेस्टिव बोनसेस मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, राइट। So when we're looking at the basic preparation strategy, so we've learned about this exam and now we want to prepare for this exam. How do we do it? First, you have to understand the syllabus. First, you print the syllabus and stick it on your desk, on your wall or anything, or anywhere that you can easily access it. And then solve the last 5 years previous year questions to understand what the trend is, what the type of questions are being asked. And also ensure that you are taking mock tests, at least weekly mock tests, so that you can improve your speed and accuracy. And ensure that you're also keeping sectional timings when you're writing this exam. And also when you're in tier 1 and tier 2, you have to keep these sectional timings as well. And ensure that you identify the weak areas that you have and work on it again and again and improve that part as well. And also we must ensure that we focus on the revision as well. It's not just studying, we also must ensure that revision, especially you have to maintain a formula book or a vocabulary diary that you can keep revising as well. And again, finally, we should ensure that typing is also something we focus on, since it's such a big part of the exam as well. So start typing practice for at least 20 minutes daily. Since it's the beginning, you start for 20 minutes and then you can add on as well. Right. और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके एप्लीकेशन के लिए, ID प्रूफ आपका होगा आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड। फोटोग्राफ में आएगा आपका स्कैंड, और जो स्कैन रीसेंट कलर पासपोर्ट पिक्चर है वो आएगा। और आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना पड़ेगा, जो आपके आई थिंक वेबसाइट पे ही हो जाएगा। फिर सिग्नेचर, आपका स्कैन सिग्नेचर लगेगा इन द स्पेसिफिक साइज फॉर्मेट, वो भी आपको अपने इसके वेबसाइट में मिल जाएगा, उसका साइज क्या है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, 10th और 12th पासिंग का मार्कशीट सर्टिफिकेट्स कंपलसरी है अपलोड करना। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो OBC, SC, ST, EWS का कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर PWBD कैंडिडेट्स दिखाना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फ़ी है आपका 100 रुपीज़। और विमेन, SC, ST एंड PWBD के लिए नहीं है फीस, सो फ्री है विमेन, SC, SC, PWD के लिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना बात है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड होंगे। After that, the common pitfalls, the common things that we might fall into that we have to ensure that we are avoiding is going to be तो ignoring typing. आपको अगर पास करना है तो typing is very important, so you should not ignore typing, especially if you're waiting for the results, then you should not do that. You should start preparing early on. And negative marking, over guessing in tier 1 can lead to huge negative marks and your actual mark getting reduced drastically. And also you have to ensure that even though the computer section is only qualifying, we must ensure that we do not neglect it, because if we do not qualify it, then the other merit does not count, right? And then again, you should not keep using old materials. Current affairs is very important, so you have to keep yourself updated as well. And instead of doing last minute rush, you have to keep a steady, consistent the strategy that you're going to build to approach this exam. And you should not skip English. That is very important in tier 1 and tier 2, especially in tier 2, since there is so much weightage. You should not rely completely on math. You should definitely focus on English as well. And again, general awareness as well is something that you have to keep updated, and not just current affairs but also static GK that you have to focus on.
तो इतने में हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि एसएससी HSL एग्ज़ाम आप कैसे लिख सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम देना चाहता है, आई होप आप लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट कि क्या-क्या हो रहा है इसमें, कैसे रिलैक्सेशन, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और आपको पूरा सिलेबस भी हमने क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस और भी बनाने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच Hope एंड this video was helpful to everyone. Thank you so much. थैंक यू।